नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार, चाय की चुस्कियों के साथ। बाजार में इतनी घबराहट है और आप इतने प्यार से मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं जैसे कोई तनाव ही नहीं है। मतलब बाजार में तो हाहाकार जैसा मचा हुआ है और आप इतनी तसल्ली से कहते हैं। नहीं, मुझे इन सब गिरावट से कोई तकलीफ होती ही नहीं है। ये अक्टूबर से मार्च का पीरियड मैंने पहले भी कह रखा है कि ये थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है और इसमें कुछ भी देखने को मिलेगा और अभी तो हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार में कुछ बहुत बड़ी खराबी आ गई है। ये थोड़ा बहुत करेक्शन है। मेरे हिसाब से तो बुल रन इंटैक्ट है। सितंबर-अक्टूबर में हमने काफ़ी सारे पोज़ीशन की स्विचिंग की थी। ऐसा नहीं है कि स्विच करने के बाद वो पोज़ीशन में कुछ ऊपर-नीचे नहीं होता है, वो भी होता है। लेकिन तकलीफ किसको होगी बताता हूँ, जो ट्रेडर्स हैं उनको तकलीफ होगी पहली चीज़, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई है। दूसरी चीज़, जो टीवी रीडर्स हैं, उनको भी तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ पे डिक्सन चलेगा, वहाँ पे ज़ोमैटो चलेगा, तो वो भी तकलीफ होगी। लेकिन जो अपनी पढ़ाई करके अच्छी चीज़ें खरीदेंगे और उनको 3-4 साल में डबल होने का मौका देंगे, उनको तकलीफ है तो गलत है। इस बाज़ार में कोई खराबी नहीं है, ये ऑनगोइंग बुल रन है, उसमें करेक्शन पार्ट है बाज़ार का। अगर इससे तकलीफ है तो मेरे ख़्याल से फिर हमने सवारी गलत चुनी है। अदरवाइज़ मुझे बाज़ार में कोई ख़राबी नहीं लगती है, 23,000 के आस-पास तो सपोर्ट था, वहीं पे आस-पास घूम रहा है। अभी तो थोड़ी अनसर्टेनिटी है ना, देख रहे हैं ट्रम्प भी कभी किसी दिन कुछ मूड में आ जाते हैं। ये चलेगा, थोड़े दिन तक चलेगा। नहीं, मेरा आते ही पहले उन्होंने जैसे सेंचुरी लगाई है शायद डिसीजंस की। वो तो तय था कि रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं कुछ 100 एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स की। जी। तो राजीव जी, ये बाज़ार देखिए, मार्च तक तकलीफ देता आया है, देता रहेगा। लेकिन अप्रैल से शांति होगी और जुलाई से अब तो आप जितना पिछला एपिसोड उठा के देखना है देख लीजिए, 4 महीने का उठा के देख लीजिए। उस रेंज में अच्छी खासी शुरुआत हो जाएगी और मैंने कैलकुलेशन भी किया था। एक तो प्रॉब्लम है कि बिना कैलकुलेशन करे मुझे कम्फ़र्ट मिलता नहीं है। एफवाई लेकिन लेकिन 26 पहले को उस कैलकुलेशन पे आएँगे। पहले ये बताइए बजट पूर्व रैली, प्री बजट रैली कहाँ गायब हो गई इस बार? नहीं, नहीं, देखिए अब ये डिपेंड करता है ना राजीव जी कि कौन-सा अ अ, जो मैटर है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो अभी बजट से ज़्यादा वेट हो गया है ट्रम्प का और आए भी हैं तो एकदम जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि क्लियर है, या तो यही है या नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सभी डरे हुए हैं कि क्या होगा। लेकिन देखिए फिर मैं उसी बात पे जाऊँगा राजीव, बिल्कुल उसी बात पे जाऊँगा। अल्टीमेटली ट्रम्प को बिज़नेस करना है, ही इज़ अ shrewd बिज़नेसमैन। उनको बिज़नेस करना है और बिज़नेस वो यूरोप के साथ 1% जीडीपी ग्रोथ पे नहीं कर पाएँगे बिज़नेस। रशिया के साथ उनको करना नहीं है बिज़नेस, मेक्सिको के साथ उनको करना नहीं है बिज़नेस, किधर करेंगे बिज़नेस? आएँगे यहाँ पे बिज़नेस करने। शुरू में देखिए वो नेगोशिएटर हैं, छोटा मुँह बड़ी बात, वो नेगोशिएटर हैं और वो नेगोशिएट करेंगे अल्टीमेटली ये सब चीज़ें अच्छी होंगी। अभी डरा-धमका के ना आपसे वो सब नेगोशिएशन टेबल पे बुला के अपने फ़ेवर में नेगोशिएशन ले जाएँगे। जो थोड़ा-सा संयम रखेगा ना, वो बेटर नेगोशिएट कर कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग जैसे डर के नेगोशिएट करने जाएँगे, तो वो उनको लॉस होगा। बाकी बिज़नेस उनको करना है। मैं क्लियर हूँ इस चीज़ में कि वो इन्फ्लेशन भी नहीं लाएँगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको कुछ उनका डेट सर्विसिंग बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। ये सब चीज़ें आपको सेटल होती दिखेंगी, थोड़ा समय दीजिए, अभी थोड़ा-सा हलचल है। जी। तो फिलहाल अभी क्या करना है? सोमेश जी तो चाय की चुस्कियाँ लेते रहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे निवेशक हैं, वो घबराए हुए हैं। सिर्फ़ निवेशक नहीं मतलब मैंने तो आज कई एक्सपर्ट्स से जो बातचीत की समझ में आया कि वो भी बहुत घबराए हुए हैं और मीम चल रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी का शायद सदन में दिया हुआ कोई भाषण है कि अब हमें एफआईआई की ज़रूरत नहीं है और हमारा रिटेल इन्वेस्टर इतना मजबूत हो गया है, उसके पैसे से हमारा बाज़ार चल रहा है, ये सब चीज़ें जो उन्होंने कही थी, जो सही भी थी, कुछ गलत नहीं था उसमें। लेकिन अब मीम चल रहे हैं कि भैया नहीं अब एफआईआई से बोलिए कहा सुना माफ़ वापस आइए। मतलब उसके बिना गुज़ारा नहीं है क्या अब? नहीं राजीव जी, वो एक जगह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एफआईआई या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसको कुछ दिल पे लेगा, ईगो पे लेगा। अभी आप तो
की बात। रिटर्न सामने है, रिस्क फ्री रिटर्न 5% मिल रहा है और भारत का एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के बाद आपको 7-8% का रिटर्न मिल रहा है। तो फेवर में कहाँ है? बिना कुछ मेहनत किए हुए, बिना कुछ रिस्क लिए हुए 5% मिल रहा है, तो क्यों आएँगे? ये आएँगे। कहानी क्या बजट में पलटेगी किसी भी तरह से, या मतलब अभी आपको बहती गंगा जिधर जा रही है धारा उसके साथ ही बहना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है? बजट के बाद पलटनी चाहिए कहानी, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा। बजट में कैसे? मेरा स्ट्रॉन्ग कैसे? बिलीफ है कि बजट में कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सारे काम किए जाएँगे। अल्टीमेटली ये रियलाइज़ किया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि भारत की इकोनॉमी के लिए कंजम्पशन बहुत बड़ा पैरामीटर है, बहुत बड़ा स्तंभ है, पिलर है। उसके लिए काम होने चाहिए। मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि इसी पे बात जाएगी। और जी। रही बात केपेक्स की, तो प्राइवेट केपेक्स बुलाने से नहीं आएगा राजीव। उसका रास्ता अपने आप बनेगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जब कॉस्ट ऑफ फंडिंग, कॉस्ट ऑफ फंड जब कम होगा तो अपने आप प्राइवेट केपेक्स आ जाएगा। अभी गवर्नमेंट केपेक्स से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, कंजम्पशन जो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एफआईआई का जो मसला है, मतलब कंजम्पशन हम बढ़ाएँगे, उसके चलते इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव बनेगा और फिर वो आएँगे, ये पंचवर्षीय योजना की तरह, मतलब ज़रूरी नहीं कि 5 साल ही लगे, लेकिन एक कहने की बात कि वो एक लंबा रास्ता है। इमीडिएटली बजट में कुछ ऐसा है वित्त मंत्री के पास, कोई चाबी ऐसी है जिसको घुमा करके वो एफआईआई के आने का रास्ता खोल दें वापस? नहीं, एफआईआई के लिए वो कुछ नहीं कर पाएँगे। एफआईआई के लिए एक ही रास्ता है, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गेन टैक्स को ज़ीरो कर दीजिए। वो आपका तो होगा रिटर्न नहीं। इमीडिएट नहीं होगा, तय बात है नहीं होगा। जैसे ही आप करेंगे, चुटकी में उनका रिटर्न जो है, नेट रिटर्न जो कैरी बैक करते हैं, वो फ़ेवर में आ जाएगा इंडियन इक्विटीज़ के। तो उसके अलावा और कुछ नहीं उनको चाहिए टैक्स में रिलीफ़। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ों पे काम होगा राजू जी। एक तो इस टैक्स रिलीफ़ पे काम होगा, कॉर्पोरेट टैक्स पे भी आगे चैलेंजेज़ आएँगे। ये सब चीज़ आएगा, टैक्स पे ही बहुत सारी बातें जाएँगी। जी। अच्छा, तब तक थोड़ा-सा हम अपने सूचकांकों को देख लेते हैं, इंडेक्स क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज तो मुख्य रूप से उन्हीं का दिन है। अ, यहाँ पर हमारे सामने सेंसेक्स की कहानी है, अब 76,000 के दायरे में, हालाँकि उससे पहले 1 दिन पहले हमने देखा था ये 75,000 के दायरे में भी पहुँच गए थे, और ऊपर से कहाँ से आ रहे हैं वो भी देख लीजिए, 86,000। तो सेंसेक्स की तो ये कहानी है, और निफ्टी की कहानी है कि 23,000 ये एक जगह है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी, उसके आस-पास पिछले 2 दिन से रुका हुआ है। तो शमेश, ये बताइए, अब ये जगह जो है, क्या ये कोई सपोर्ट बना कर के हमें दे रही है, या फिर अभी अ, मतलब हम भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि हाँ, कहानी यहाँ रुक जाएगी, हमें और नीचे के लिए तैयार रहना है अभी? नहीं, वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 23,000 के आस-पास से सपोर्ट मिलेगा, इतना कहा जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है जी। बिना कैलकुलेशन के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए ईपीएस का कैलकुलेशन ज़रूरी होता है कि अभी जो ईपीएस एस्टीमेट एफवाई 26 का जो लिया है मैंने, वो आप समझें कि 1250 से 1300 या 1275 के रेंज का, या 1225 से 1275 के रेंज का है। मैंने बेस केस लिया हुआ है 1250 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड। वो चीज़ हमारे पास करीब-करीब 21,250 21,500 के रेंज में आएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि 1250 का होता है कि 1275 का 1275 का ईपीएस होता है। मेरे हिसाब से ये रेंज जो है उससे ज़्यादा का मार्केट खराब होने का रेंज नहीं होता, बिकॉज़ 6% के भी जीडीपी, नेट जीडीपी ग्रोथ पे, रियल जीडीपी ग्रोथ पे 1 ईयर फॉरवर्ड 17 टाइम्स इज़ नॉट बैड। और हम आ गए हैं जनवरी खत्म, पलक झपकते मार्च निकल जाएगा और उसके बाद फिर हर अगले क्वार्टर का ईपीएस ऐड होता जाएगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट 22,000 23,000 है। मैंने 200 पॉइंट नीचे फैक्टर किया हुआ था, क्योंकि इसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आप बनाएँगे तो करीब-करीब अभी 200 पॉइंट नीचे के आस-पास सपोर्ट दे रहा है। प्लस ये स्लो एंड स्टेडी फॉल है। आप इसमें देखिएगा तो आपके चार्ट सामने में कह रहे हैं कि ये मल्टीपल लेग्स ऑफ फॉल है। इसका मतलब टाइम करेक्शन भी साथ में चल रहा है, सिर्फ प्राइस करेक्शन ही साथ में नहीं चल रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो रही है लोगों को कि प्राइस करेक्शन के साथ टाइम करेक्शन चल रहा है। अगर एक ही बार गिर के 20,000 चला जाता था और उसके बाद वापस आ जाता था, तो इतनी फ्रस्ट्रेशन लोगों को नहीं होती थी।
लेकिन ये अभी हो गया ना 4 महीना निकल गया है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ इस मार्केट में मुझे क्रैश होने वाला कोई भी डेटा पॉइंट नहीं लगता है। हाँ, ये है कि करेक्शन है और ये करेक्शन जब खत्म होगा तब होगा। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि जी। 15 मार्च के बाद कभी भी खत्म होगा। लेकिन अभी से मार्च तक में क्या करेंगे? मतलब 23,000 के आस-पास ही खरीदना है और नीचे का वेट करना है या अभी कुछ नया खरीदना नहीं है? ट्रेडिंग करनी है तो उसमें डायरेक्शन कैसे समझना है? ट्रेडिंग में थोड़ा नुकसान हो सकता है अभी। ट्रेडिंग में एटलीस्ट थोड़ा-सा भी इंडिकेशन मिले कि एक थोड़ा डिसेंट बॉटम प्लेस में है, तब थोड़ा हाथ-पैर मार सकते हैं। अभी ट्रेडिंग में अगर सेल ऑन राइज़ करेंगे तो ओवरसोल्ड के सिचुएशन में उधर भी झटका लग सकता है और बाई का भी सिचुएशन नहीं है बिकॉज़ जैसा आप देख रहे हैं कि एफआईआईज़ का कोई रेस्पाइट है नहीं। इसलिए एक कम से कम वो इंडिकेशन आने के पहले ट्रेडर्स को मुझे लगता है हाथ जलाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। रही बात इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स के लिए मैंने पहले भी कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि परेशानी इसलिए हो रही है सबको कि आदत हो गई थी 2020 के बाद जो मर्ज़ी खरीदो, उसमें पैसा बन जाता था। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मर्ज़ी खरीद के पैसा नहीं बनने वाला है आपका। अगर आप में स्टॉक पिकिंग स्किल्स नहीं है, अगले फ़ाइनेंशियल में पैसा ढंग का नहीं बनेगा। तो अब समय एक्चुअली उसी चीज़ का है, अब समझ में आएगी इम्पोर्टेंस लोगों को कि क्यों साथ में कोई गाइड रहना चाहिए और उसके बाद पैसा बनेगा। स्टॉक पिकिंग कीजिए और मैंने फिर कहा एक बार एक्सप्लेन किया था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप, अब मार्केट कैप देखने की कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लार्ज कैप लेके बैठ जाइए, वही पीट-पाट देंगे। स्मॉल कैप में लेके बैठ जाइए, अगर डिक्सन जैसा वॉल्यूम रहा, तो वहाँ पे भी धूम-धड़ाम चालू हो जाएगी। इसलिए स्टॉक पिकिंग बहुत ज़रूरी है और उसी से पैसा बनेगा। जनरल मार्केट से पैसा बनाना है, इंडेक्स फंड लीजिए, एसआईपी करते रहिए, आपको 12, 13, 14% का सीएजीआर मिलेगा। जी। अब यहाँ पे मसला ये है शुमेश, दर्शकों के सवालों से ही अपना सवाल रखता हूँ कि अंकुर मोदी पूछ रहे हैं कि अब इस तरह के बाज़ार में कैसे, जब इतनी उठापटक मची हुई है तो कैसे धैर्य रखें, कैसे साहस जुटाएँ एक निवेशक के तौर पे? और इस समय क्या जो फंडामेंटल तरीके से मजबूत शेयर हैं उनको खरीदा जाए या जो पहले से शेयर खरीदे हुए हैं लंबी अवधि के नज़रिए से उनमें एवरेजिंग की जाए? अ, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि 26,000 निफ्टी पे प्रॉफ़िट बुक बनता था, लग रहा है। तो 26,000 के आस-पास शायद आपने भी कहा था कि हल्का होना है? राजीव जी, सितंबर में हमारे क्लाइंट्स भी होंगे, इस आपके चैनल पे देख रहे होंगे। हमने सितंबर में जब 26,000 के पास था, तो आपके चैनल पे भी मैंने बोला 26,000 के ऊपर मुझे लेवल नहीं समझ में आ रहा, क्यों जा रहा है? लेकिन उस समय आपने बिल्कुल क्लियर और इसके लिए मैं चाहूँगा कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करें, मैं आपको वर्बैटिम बता रहा हूँ। चैनल्स पे आ रहा था कि सबसे बड़ा इस रिस्क है मार्केट में कैश में रहना और वहीं से कैश को इन्होंने क्रैश में कन्वर्ट कर दिया। तो जब वैल्यूएशन समझ में नहीं आए ना, तो पेशेंस रहना चाहिए। अभी आपको पेशेंस क्या रखना है? अभी तो आप चुन-चुन के चीज़ों को खरीदिए। पेशेंस तब रखना था जब 26,000 पे थी, पेशेंस नॉट टू बाय, वो इम्पोर्टेंट था। वहाँ पे खरीदेंगे और यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे धैर्य तो बना के रखिए, 2 साल का समय लीजिए अपने आप को और खरीदिए अच्छी चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है बाज़ार में। ये करेक्शन कहाँ चलेगा, मैंने जैसा बोला, मेरे कहने से तो करेक्शन भाई साहब नहीं खत्म होता। लेकिन जिस अब रिज़ल्ट आ रहा है, अच्छी चीज़ों की उतनी पिटाई नहीं हो रही है, लेकिन जो भी मिस हो रहा है और ऑब्सीन वैल्यूएशंस हैं, उनकी देखिए क्या धमाधम धुनाई चल रही है। ऐसा चलेगा, इस धुनाई में अच्छी चीज़ों को लेते रहिए और अपने आप को 2 साल का समय दीजिए, आपको अपने आप फल दिख जाएगा। लेकिन अक्टूबर से मार्च के पीरियड में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आप बोल रहे हैं एनकरेज करने के लिए क्या करें? देखिए, घबराहट कब होती है पता है? थोड़ा-सा ये साइकोलॉजिकल मैटर है। घबराहट तब होती है जब आप परेशानी में हो और आपके चारों ओर सिर्फ नेगेटिव बात करने वाले लोग हों। तो ये जब तक मार्केट सँभलता नहीं है ना, टीवी, रेडियो बंद कर लीजिए। चाहिए तो नहीं, ये देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको घबराने का कोई काम करता नहीं हूँ वैसा। टीवी, रेडियो बंद कीजिए, अच्छी चीज़ों का चुनाव कीजिए और उसको खरीदिए। और जब सिचुएशन ठीक हो जाए तो फिर देखिएगा। क्योंकि आजकल क्या है, आपको चैनल पे एंकर नहीं मिलते हैं, आपको चैनल पे एंकर एज़ एक्सपर्ट मिलते हैं। दवाई के, स्टॉक मार्केट के सब चीज़ों के एक्सपर्ट मिलते हैं।
तो उन चीज़ों को छोड़ देंगे ना तो आपको घबराहट नहीं होगी। वो लोग घबराहट क्रिएट कराते हैं बिकॉज़ उससे टीआरपी आती है, जो भी है। तो उनको छोड़ दीजिए, कोई घबराहट नहीं होगी। अपनी अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव बात करता है, हाथ जोड़ के नमस्कार करके बोलिए थोड़े दिन मुझसे मत मिलो। दैट्स ऑल। जी। अच्छा, तो निफ्टी में टेक्निकली अगर ये डाउन ट्रेंड बना हुआ है तो हमें कौन से लेवल्स खास करके यहाँ से वॉच करने हैं? साप्ताहिक समीक्षा से पहले तो अभी हमारे पास 2 दिन बचे हैं, तो इन 2 दिनों में क्या लेवल्स ध्यान रखने हैं? ओके। तो ये सबके लिए थियरी ही बता देता हूँ। ये सब चार्ट फ्री में अवेलेबल रहते हैं वेबसाइट पे। अभी का सिचुएशन में आपको सिर्फ़ एक ही देखना है कि एक लोअर हाई का पैटर्न बना हुआ है। कोई एक पहला पैटर्न हमको मिल जाए, जो उस लोअर हाई को नेगेट करे। जब तक नहीं मिलता है, तब तक शांति बनाए रखें। अब इस केस में आपके पास 24,427 या जो भी है, नहीं हाई कितना है? 23,426, हाँ, तो वही रख लीजिए या 23,500 रख लीजिए, याद रहेगा आपको। इसके ऊपर अगर क्लोज़ हो गया, तो पहली बार ऐसा होगा कि आपका जो डाउनवर्ड स्पाइरल है, लोअर हाई का जो पैटर्न है, वो एक बार के लिए नेगेट होगा एंड दैट विल गिव अस सेंस ऑफ रिलीफ कि यहाँ से शायद चीज़ें हो गई जितनी होनी थी। अब समय लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। ओके, उसका पहला ध्यान रखिए, क्योंकि बाकी सारे इंडिसेस देखेंगे तो अभी कहीं राहत दिख नहीं रही, किसी इंडेक्स वाइज़ कहीं राहत नहीं दिख रही। तो इस चीज़ पर ध्यान रखें और उससे इंडिकेशन है। जी। बैंकिंग में भी आपने लेवल्स तो बताया कि भई इसका ध्यान रखना है, तो वापस आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए। अ, एक निफ्टी काम बैंक में करेंगे भी राजीव, जी, निफ्टी बैंक पे लगाने के पहले ना यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले कर सकें सबके लिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, ये 5 लोगों को बिल्कुल। अलग-अलग दिखा के उनको एजुकेट करते हैं। क्यों? 5 पे नाम पे ही मैं हमेशा अड़ा रहता था ना, वो 5 नाम इनको दिखाइए। ये लीजिए ये है आईसीआईसीआई बैंक आपका, आपके सामने है। और इस पे क्लियर डिस्कशन है हमारा कि 1000 के ऊपर के किसी भी वैल्यू पे आईसीआईसीआई पे हमारा खुद का व्यू था, हमने नहीं रखा। आईसीआईसीआई, एक्सिस 1000 के ऊपर, अम, स्टेट बैंक 800 के ऊपर, हालाँकि स्टेट बैंक का अभी भी साइकिल टारगेट ऊपर है, ध्यान रखिएगा साइकिल आईसीआईसीआई टारगेट के खत्म बाद नहीं आपने हुआ। किसका नाम लिया? एक्सिस, तो एक्सिस बैंक का चार्ट यहाँ ले आते हैं पहले। ये रहा एक्सिस बैंक आपके सामने। ये भी क्या गिरा है? क्लियर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि 1000 के ऊपर ये क्यों नहीं बनता है। आप देखें ये कहाँ जा रहा है, और अभी चैनल पे आपको मिल जाएगा कि क्यों मैं 950 900 का वेट कर रहा था। अभी भी आपके सामने है, ओके? जी। और इसके अभी बाद आप आपने कहा एचडीएफसी बैंक के लिए। पहले तो स्टेट बैंक एचडीएफसी लाइए, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक लास्ट में जाएँगे। चलिए तो पहले एसबीआई ले आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये रहा। स्टेट बैंक हमने 800 के ऊपर का यही व्यू लिया था कि यहाँ पे थोड़ा इसका करेक्टिव फेज़ है, 800 के ऊपर जो भी लेवल है, लेकिन इसका साइकिल खत्म नहीं हुआ है। आप देखें 800 के ऊपर किसी को भी खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 800 के आस-पास आप चाहें तो एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में ये अभी भी रिलेटिवली अंडर वैल्यूड बैंक मुझे लगता है, ओके? अब आप सबसे सुंदर इनको दिखाइए कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ आपके सामने अब कोटक है। देखिए, इसमें तो कोई अब पैटर्न क्या समझा जाए ये? कोटक बैंक ने कितना तड़पाया है, अभी लेकिन भी आप, अभी भी तो वही कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोटक बैंक में कभी भी आप 1600 के पास, जो कि हमारे डिस्कशन का पार्ट है कि 1500 1600 के पास अगर आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोटक बैंक मैंने एक चीज़ क्लियर किया आपको कि ये ट्रेडिंग कैंडिडेट ही नहीं। लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कीजिए, ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पे चल रहा है, जब इसका समय आएगा, तो आप पकड़ नहीं पाएँगे। कोटक रिज़ल्ट के बाद गैप अप खुलता है 10%, 10% खुलने के गैप अप कोटक बैंक जैसा 10% ऊपर खुलने के बाद किसी को लेने का मन करेगा लार्ज कैप में। लेकिन अगर 15-16 के 1600 के रेंज में लिया होता, तो आपको बैंक में क्या फ़ायदा हो सकता था? आप 1600 भी लीजिए तो 16 से 1900 आप 300 पॉइंट हो गया, 20% हो गया, 20% कोटक बैंक, मज़ाक नहीं होता है साहब। और अभी भी कुछ नहीं गया है, इस बैंक को समझिए। अभी तो अच्छा समय आता है ना, तो अच्छे समय की शुरुआत होती है। वैसे ही एचडीएफसी बैंक आप देखें,
एचडीएफसी बैंक पे मुझे अच्छे से याद है कि कुछ लोगों को मैंने सुना था, ऐसे बोलते थे टेबल ठोक के कि कुछ 1200 जाएगा या 1100, 1200, 1300 जाएगा, टेबल ठोक के, लेकिन रीज़न नहीं बताते थे, क्यों जाएगा। एचडीएफसी बैंक, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि 1 साल के लिए क्यों प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि ये जो मर्ज्ड एंटिटी है, इनका जब तक रिज़ल्ट पब्लिश होना शुरू नहीं हो जाएगा, उसके बाद का ग्रोथ जब तक आना शुरू नहीं हो जाएगा, कोई भी डिसीज़न लेने की एबिलिटी हमारी नहीं है। वो बैंक को ही अंदर पता है, हमको नंबर्स नहीं दिखेंगे। किसी को भी बताएँ कि 1500 के पास एचडीएफसी बैंक में कोई नुकसान हो सकता था उस वैल्यूएशन पे। एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप टॉप 5 बैंक, अब बाकी बैंक आप देखते रहिए जाके, जो बैंकिंग इंडेक्स करेक्ट हुआ है, इनके कारण उतनी इसमें आपको तकलीफ नहीं हुई है। अब 1900 पे जाके एचडीएफसी बैंक खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। लेकिन 1500 पे डरने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, 1600 पे डरने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, जब आप वैल्यूएशन समझेंगे। तो अब बैंकिंग इंडेक्स में करेक्टिव फेज चालू हुआ, इसलिए कि ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में आपको क्रेडिट डिपॉजिट का इशू आया, एनपीएस बढ़ने शुरू हो गए, और मेरा अंदाजा ऐसा है राजीव जी कि अगले 2 क्वार्टर के आसपास एनपीएस का भी जो चल रहा है ना, बढ़ने का ट्रेंड, वो भी शायद अरेस्ट हो जाएगा 2 क्वार्टर और। तो बैंक का ऐसा है साहब कि 11-12% के क्रेडिट ग्रोथ पे आपको बहुत ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स में रैली नहीं मिलेगी। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ ना हमेशा साइकिल में चलता है। ये क्रेडिट एक्सपेंशन जब शुरू होगा, मे बी अगले फाइनेंशियल अगर शुरू हो, तो उसके अगले फाइनेंशियल में और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। जब ये 15% के ऊपर वाले ट्रैजेक्टरी में जाएगा और 18% के आसपास हो सकता है जाके पीक करेगा, आपको इन सारे बैंक्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा जो बड़े बैंक्स हैं। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों पेशेंस रखिएगा, अगर लोअर लेवल पे बड़े बैंक लेके रखिएगा, एज़ ए पोर्टफोलियो स्टॉक धीरे-धीरे खरीदिएगा, तो आपको लॉन्ग टर्म में ये अच्छा सीएजीआर देगा, इंडेक्स बीटिंग सीएजीआर देगा, बहुत तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इन स्टॉक्स को कभी भी बढ़े हुए में जाके दौड़ के खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब लार्ज कैप चीज़ें हैं। लार्ज कैप चीज़ें रनिंग में नहीं खरीदी जाती हैं। वो ट्रेडर्स हैं, उनका अपना एबिलिटी है, आपको नहीं करना चाहिए। जी। तो आपने एक तरह से टॉर्च दिखा दी है लोगों को कि अ, आने वाले समय में, आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, उसमें कहाँ देखना है। बिल्कुल राजीव जी, बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर आपको ज़रूर देखना चाहिए। एनबीएफसी एज़ अ सेक्टर आपको ज़रूर देखना चाहिए, एक्सक्लूडिंग उनको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लेंडिंग। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम उन्हीं बैंक्स में होगी, जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, माइक्रो फाइनेंस, ये सब वाले जो होंगे, वहाँ पे बैंक हो चाहे एनबीएफसी हो, उनको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। आप उस एरिया में मत जाइए। बाकी जो जी, रिटेल में ज़्यादा बने हुए हैं, रिटेल में ज़्यादा बने हुए से क्या फ़ायदा होता है पता है? रिटेल में ना आपका फिर वो स्क्यूनेस नहीं रहता है। जैसे इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग में जाएँगे तो एक बड़ा क्लाइंट के पास ना आपका ओवर एक्सपोज़र हो सकता है। लेकिन रिटेल एक मास के पास रहेगा, और अगर हाई क्वालिटी कर दें आप उसको, तो उसमें रिस्क डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है ना, क्योंकि कितना भी डिलिक्वेंसी होगा तो कितना होगा? पूरा रिटेल तो नहीं बिल्कुल। डिफ़ॉल्ट कर जाएगा ना। तो आप जी, रिटेल वाला जो ज़्यादा एक्सपोज़र जिसके पास है, और अनसिक्योर्ड लेंडिंग का एक्सपोज़र कम है, वहाँ पे आप बना के रखेंगे ना, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। समय लगेगा, लेकिन रिज़ल्ट मिलेगा।